बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स सुन लिए होंगे। प्लीज़ इसे बर्डन नहीं बनाना है। इसे लेक्चर्स जो टाइमली सुनेगा उसके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। सो जो आज हमारा लेक्चर है वो है इक्विलिब्रियम के ऊपर एंड एक्सिस एंड प्लेन्स का मैं आपको बताऊंगी। वैसे आपको मैम राबिया ने ये चीज़ बता दी होगी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी में हो रही होती हैं उसके बारे में बता दिया होगा। मीडियल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, उसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और एक्सिस एंड प्लेन्स का मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। बेस ऑफ सपोर्ट हम लोगों ने ये मैंने पिछली स्लाइड का बीच में दोबारा रिवीजन के लिए इसमें डाल दिया। बेस ऑफ सपोर्ट मैंने आपको बताया था क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का जो एरिया उसने कवर किया हुआ है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका बेस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। अगर आप खड़े हुए हैं तो एक पांव से लेकर दूसरे पांव तक वो क्या है, बेस ऑफ सपोर्ट है। चेयर पे बैठे हुए जो चेयर पूरी जो उसने सरफेस कवर की हुई है वो उसकी क्या है, वो बेस ऑफ सपोर्ट है। द बेस ऑफ सपोर्ट रेफर्स टू द एरिया बीनीथ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट इंक्लूड्स एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट द ऑब्जेक्ट और पर्सन मेक्स विद द सपोर्टिंग सरफेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने वो क्रचेस पकड़े हुए हैं, जो चलने में जिन्हें मसला होता है, ठीक है, सही तरीके से चल नहीं सकते, उनकी लोअर लेग्स पे सही तरीके से वजन, उनके जो टांगों पे नहीं वजन डाल सकते, तो वो क्रचेस उन्होंने पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब वो क्रचेस से लेकर, उसमें क्रचेस भी इंक्लूड है, उसमें आपके पाँव भी इंक्लूड है, ठीक है। क्रचेस से लेकर फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरे हाथ में भी क्रच है तो उधर से लेकर उधर तक वो सारा क्या है, वो सारा बेस ऑफ सपोर्ट है। लाइक क्रचेस, चेयर, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है, ये सारा क्या है, बेस ऑफ सपोर्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये बंदा है, अब ये देखें, ये खड़ा हुआ है। अगर आप पिक्चर ए को देखें, ठीक है, इसका 1 फुट से लेके दूसरे फुट तक, और फुट पे हम कहां से ले रहे हैं, जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब लेटरल, अब तो आपको लेटरल पता चल गया होगा, ठीक है। वन साइड ऑफ लेटरल फुट, ठीक है, वन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट टू द अदर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट, ठीक है। ये आप का क्या हो जाएगा, बेस ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। और इसी तरह ही अब अगर हम दूसरी पिक्चर में देखें, वो क्या है, बेस ऑफ सपोर्ट वाइड हो गया है, उसने टांगे खोल ली हैं। अब एक पांव से लेके दूसरे पांव तक का जो उसका ये पूरा एरिया उसने कवर किया हुआ है, ये क्या हो गया, बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब अगर एक बंदा लेटा हुआ है इन द लाइंग पोजीशन, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ होल बॉडी, पोस्टीरियर एस्पेक्ट आई होप आपने नेट में पढ़ लिया होगा। ये पोस्टीरियर एंटीरियर क्या होता है। पोस्टीरियर क्या है, जो हमारे अगर हम ये जो हमारा जैसे अगर हम लेट रहे हैं, ठीक है, जो हमारा बेड के साथ कांटेक्ट है, जिस एरिया हमारे बॉडी का जो बेड के साथ कांटेक्ट हो रहा है, वो आपका क्या आ रहा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। आगे आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है, जहां पे मैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एक दफा दोबारा आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो अब वो लेटा हुआ बंदा तो क्या है, वो जो पूरा एरिया उसने कवर किया हुआ है, वो क्या है, बेस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। स्ट्राइट स्टैंडिंग, ये जो टांगे खोल के खड़ा होना, ये बी पिक्चर में आप देखें, ये क्या है, ये है स्ट्राइट स्टैंडिंग, ठीक है। अब उसमें क्या है, स्ट्राइट स्टैंडिंग, इट इज एन एरिया एज वाइड एज द फीट एंड एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस बिटवीन देयर आउटर बॉर्डर्स, ठीक है। आउटर बॉर्डर्स के एक पांव से लेके जहां से आपका पांव स्टार्ट हो रहा है, लेटरली जो छोटी उंगली के साइड वाला साइड पे जितना भी आपका पांव का हिस्सा आ रहा है, फिर आगे से पीछे भी जो एरिया आ रहा है, और दोनों पांव के दरमियान में जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, दिस इज बेस ऑफ सपोर्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अब तो आप लोगों ने नेट में पढ़ भी लिया होगा, ये मीडियल, लेटरल एस्पेक्ट क्या होता है, पोस्टीरियर, एंटीरियर एस्पेक्ट क्या हो रहा है। मैं उसी का वेट कर रही थी ताकि एक दफा आपको मैम राबिया ये वाली चीज बता दें, और मैं इसको एक दफा यहाँ पे दोबारा हम उसे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो रिलेशन है बेस ऑफ सपोर्ट के साथ, या बेस ऑफ सपोर्ट और स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है, अगर हम उसको देखें, जब एक बंदा टांगे खोल के खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो गई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज्ड है, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बेस ऑफ सपोर्ट का डायरेक्टली रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ, कि अगर बेस ऑफ सपोर्ट आपकी ज्यादा है, आपकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और इनवर्सली किसके साथ बेस ऑफ सपोर्ट का रिलेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऑब्वियसली बन जाता है। कि देखिए फॉर एग्जांपल, अगर बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है तो आपकी
सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपकी कम होगी तो आपकी बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होगी, ठीक है। और अब देखें इस फर्स्ट पिक्चर में, देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, उसने टांगे खोल ली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई, बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो बेस ऑफ सपोर्ट के स्टेबिलिटी के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। और अगर बेस ऑफ सपोर्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ देखें तो इनवर्स जा रहा होता है, वो ज्यादा है तो वो, अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगी, बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होगी, देन स्टेबिलिटी क्या है वो ज्यादा होगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर कर लें, क्योंकि ये पॉइंट आपका पूरी काइनी और इस आगे सब्जेक्ट में जो आप लोग इससे रिलेटेड पढ़ेंगे ये जान नहीं जोड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्लियर कर लें। उसके बाद आ जाते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर परफेक्टली बैलेंस्ड एंड द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम है कि जो फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है। तो वो क्या है? बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रस्सी है, एक बच्चा उसे उस तरफ से खींच रहा है और एक बच्चा उसे एक तरफ से दूसरा बच्चा खींच रहा है, ठीक है। और दोनों के जो क्या है, एक ही वेट है, ठीक है। 40 kg एक बच्चे का वेट है, 40 kg एक बच्चे का वेट है, ठीक है। तो जो फोर्सेस हैं वो क्या है, अब ये स्टेबल हो जाएगी पोजीशन, एक बच्चा उस तरफ से एक बच्चा उस तरफ से, तो ये क्या, ये आपका इक्विलिब्रियम एक उस चीज के अंदर आ गया, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम की भी आगे से बहुत टाइप्स होती हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़े से वो इनर्शिया, न्यूटन के लॉस भी पढ़ने हैं, लेकिन वो हम थोड़ा सा ये करने के बाद उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी एट रेस्ट टेंड टू रिस्टोर इट टू इट्स नॉर्मल इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल अभी एक बच्चा है, ठीक है, और मैंने उससे धक्का दिया, लेकिन धक्का देने के बाद वो अपनी पोजीशन में वापस आ गया, ठीक है। मैंने उसे धक्का दिए, लेकिन उसने क्या किया, अपनी पोजीशन पे वो वापस आ गया जो उसकी पहले पोजीशन थी धक्का देने से पहले वाली। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, और वो जो बचा है वो क्या है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यही बात है। एंड आफ्टर इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या किया है? मैंने बच्चे को धक्का दिया, वो ठीक है, वो आगे हुआ है, लेकिन उसने डिस्प्लेस हुआ है आगे, लेकिन उसने वापस अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो उसे अटेन कर लिया दोबारा से, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो कब अटेन होता है, कब आप उसे देख सकते हैं? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की लो हो, ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो, ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो, और जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बेस ऑफ सपोर्ट के दरमियान में आ रही हो, ठीक है। जैसे अगर हम इस पिक्चर को देखें, बी पिक्चर को देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? लोअर है, बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास कर रही है, वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही गिर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी से बाहर नहीं गिर रही। तो ये क्या है? दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जो बच्चे ये लेक्चर पहले सुन रहे हैं, थर्ड लेक्चर, उन्हें ये लेक्चर समझ नहीं आने वाला, ठीक है। वो बच्चे पहले फर्स्ट लेक्चर सुने, उसके बाद सेकंड लेक्चर सुने, देन उन्हें जाके ये थर्ड लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि काइनेसोलॉजी आपको इसका सिलेबस तो शायद लग रहा हो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कम है, लेकिन ये टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर कोई बच्चा सिर्फ थर्ड लेक्चर को सुनने के लिए आ गया तो काइंडली बंद कर दें इस लेक्चर को और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पहले सुने, ठीक है। फिर आपकी कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए कि हमें समझ नहीं आया। जिन्हें फर्स्ट सेकंड समझ आएगा उन्हीं को थर्ड समझ आएगा, ठीक है। सो ये आपके पास होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ अ बॉडी इज गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट इंक्रीजेज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द बॉडी इज सेड टू बी, बेशक वो जो डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा सा ही हुआ हो, तो वो क्या है? एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा खड़ा, अब वो ही पुरानी एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने एक बच्चे को धक्का दिया है, ठीक है, अब वो बेशक डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हुई है, लेकिन उसने अपनी वापस पोजीशन अटेन नहीं की पहले वाली। बेशक एक पांव इसने आगे फॉर एग्जाम्पल रख लिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो गई ना, चाहे थोड़ी सी ही उसके अंदर हुई है, ठीक है, लेकिन उसने वापस अपनी पोजीशन रिस्टोर नहीं की और वो आगे की तरफ चला गया। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज एज हाई एज पॉसिबल एंड अ स्मॉल बेस। अच्छा, अब देखें वो ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसकी ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसका बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, कम होगा। ठीक है, अब अगर हम यही पिक्चर देखें, ये बेस ऑफ सपोर्ट ए पिक्चर को देखें, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज कंपेयर टू बी। ठीक है, आप ये ना समझें कि ये ए, अगर मैं ए का कंपैरिजन करूं, एक बंदा सिंगल लेग पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जाहिर बात है बेस ऑफ सपोर्ट उसकी कम है, और ये जो ए वाली पिक्चर है इसकी बेस ऑफ सपोर्ट उससे ज्यादा है। ठीक है, हमेशा ग्रेडिंग में चलती है। अभी जो सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर बेस ऑफ सपोर्ट ए वाले की कम है, बी वाले की अगर आप देखें तो बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ज्यादा होगी, ऊंची होगी, हाई होगी, और बेस ऑफ सपोर्ट कम होगी, तो बॉडी का क्या है, बॉडी हमेशा क्या है, वो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगी। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल एक बच्चे को जिसको मैंने धक्का दिया है और वो आगे चला गया, ठीक है, और वापस उसने अपनी पोजीशन रिस्टोर नहीं की है, तो क्या हो गया, लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे चली गई है, अब आपका पाँव आगे चला गया, आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी में से बाहर चली गई है। ठीक है, तो जाहिर बात है वो गिर सकता है, बेस ऑफ सपोर्ट कम हो गई है, लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी उससे बाहर निकल गई है, तो आप जाहिर बात है कि आप उसके अंदर क्या करेंगे, अपना बैलेंस लूज करेंगे और आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं टो स्टैंडिंग के एक बंदा पंजे पे खड़ा हुआ है, ठीक है, पंजे पे खड़ा हुआ है, अब जाहिर बात है अब पंजे पे खड़ा हुआ है, अब इस ए वाली पिक्चर को देखें, एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है ए वाली पिक्चर में जिस तरह खड़ा है, और एक बंदा क्या है, पंजों पे खड़ा हुआ है, पाँव के जो आगे उंगलियां हैं उनके ऊपर खड़ा हुआ है, पंजों पर टो स्टैंडिंग की हुई है, तो जाहिर बात है अब इसकी बेस ऑफ सपोर्ट उससे ज्यादा है ए वाले की, और टो स्टैंडिंग वाले की क्या होगी, बेस ऑफ सपोर्ट कम है, तो अब मैं उसे धक्का दूंगी तो जाहिर बात है वो आगे की तरफ जाएगा, और चाहे थोड़ा सा ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी बॉडी के अंदर, लेकिन वापस वो अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आया है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब वो आगे जाएगा लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, तो वो बंदा गिर सकता है, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये डायग्राम में वैसे ही शो किया गया है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये है कि बेशक एक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गई है लेकिन उसकी हाइट और पोजीशन सेम रहती है, फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल एक गेंद है, ठीक है, अब वो मैंने उसे जमीन के ऊपर ऐसे, ठीक है, बिल्कुल जैसे नीचे की तरफ जमीन के ऊपर ही बॉल कराते हैं, अब मैं उसे ऐसे, फुटबॉल है, उसे ऐसे मैंने किक लगाई और वो सिर्फ जमीन के साथ ही रोल करती हुई जा रही है। ठीक है, तो क्या है, उसकी हाइट तो सेम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है दरमियान में है, वो दरमियान में ही रह रही है, वो सिर्फ घूम रही है लेकिन रह तो दरमियान में ही रही है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोजीशन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सेम है, उसकी हाइट सेम है, तो जाहिर बात है दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो क्या है इसके अंदर आगे बताया हुआ, द स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ग्रेटेस्ट इन लाइंग पोजीशन। ठीक है, अब लाइंग पोजीशन में स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है ह्यूमन बॉडी की, एक बंदा लेटा हुआ है, पूरी सरफेस, अब जहां सर से लेकर पांव तक जितने अब उसने एरिया कवर किया वह सारा क्या है, बेस ऑफ सपोर्ट है, बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी कम है, जाहिर बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल पोजीशन है। फिर अगर हम उसमें देखें, एक बंदा चेयर पे बैठा हुआ है, वो उससे कम स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल वो भी है लेकिन वो लाइंग से कम स्टेबल है। फिर एक बंदा दो पांव पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो स्टेबल है बट चेयर वाले बंदे से कम स्टेबल है। फिर टो स्टैंडिंग और कम स्टेबल है, ठीक है, फिर सिंगल लेग स्टैंडिंग और कम स्टेबल है, उसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी से बाहर जा रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, बेस ऑफ सपोर्ट कम है, ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसे चलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। उसके बाद आ जाती हैं, हमने पढ़ने हैं प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ मूवमेंट। एंटीरियर क्या है, फ्रंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो सामने से है, दिस इज टूवर्ड और फ्रंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, सामने से लेके जो ये अगर मैं बैकबोन अपनी देखें, ठीक है, बैकबोन जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उससे फ्रंट पे जो जो चीजें हमारी आ रही हैं, ठीक है, फ्रंट पे उससे अगर आगे वाले हिस्से देखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, एंटीरियर फ्रंट ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर क्या है, बैक ऑफ द बॉडी, जो आपकी बैक है, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर। अब अगर इस पिक्चर को हम देखें, ठीक है, ये जो फेस से आगे आगे पूरा आपका, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक पांव तक, ये सारा क्या इंटीरियर, और जो पिछला वाला हिस्सा वो आपका क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा। ये आप लोग एनेटमी में कर चुके हैं बट
मैं उसे दोबारा एक बार रिवाइज करा रही हूँ। सुपीरियर क्या है? टुवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर क्या है? द ह्यूमरस इज सुपीरियर टू रेडियस। ह्यूमरस एक बोन है, ये अगर आप देखें ये पिक्चर में जो सबसे पहली वाली बोन लगी हुई है अकेली है जो, दिस इज ह्यूमरस, और उनमें से जो नीचे एक बोन है, इन दोनों में से एक बोन, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि रेडियस कौन सी है और वो कौन सी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है? ह्यूमरस ऊपर है और रेडियस जो नीचे दो बोन्स में से एक बोन है वो नीचे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? ह्यूमरस आपकी सुपीरियर टू रेडियस है। ठीक है, उससे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद इंफीरियर क्या है? टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, वो आपका क्या है? अब वो जो नीचे है, द टिबिया इज इंफीरियर टू फीमर। हमारी ये जो थाई बोन, अगर हम टांग की तरफ चले जाएं, ठीक है, टांग की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो हमारे ऊपर वाली जो बोन है जो हमारे थाइज में है वो फीमर है, और उससे नीचे जो बोन लगी हुई है हमारी लोअर लेग में, उसे हम कहते हैं टिबिया। तो क्या हो जाएगा? टिबिया इज इंफीरियर टू फीमर, यानी कि टिबिया फीमर से इंफीरियर है। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है मीडियल एंड लेटरल। ये आप लोग एनेटमी में मैंने आपकी मैम से कोऑर्डिनेट कर लिया था, उन्होंने कहा ये सब चीजें मैं करवा चुकी हूँ इन्हें। ठीक है, मीडियल क्या है? अगर इस पिक्चर को देखें, ठीक है, एक दरमियान वाली लाइन है जो कि एक बॉडी को डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में, राइट और लेफ्ट में फॉर एग्जांपल डिवाइड कर रही है। ये दरमियान वाली लाइन क्या है? मिड लाइन जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मीडियल क्या है? टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, कि जो से स्ट्रक्चर्स इस लाइन के क्लोज होंगे वो क्या है? मीडियल है। और अवे फ्रॉम दिस लाइन, ये जो मिड लाइन है इससे अवे जा रही है जो स्ट्रक्चर, जो साइड पे जा रही हैं वो क्या है? लेटरल आ जाएगा वो। ठीक है, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और मीडियल क्या है? टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर प्रोक्सिमल क्या है? क्लोजर टू द रीजन ऑफ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोक्सिमल देखें, ठीक है, ये प्रोक्सिमल, अब सुपीरियर किसको कह रहे हैं? जो आपके सुपीरियर अगर आप देखें वो क्या है? जो आपके हेड की तरफ स्ट्रक्चर जिनका रुख हेड की तरफ है वो क्या है? सुपीरियर, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और उन्हें क्रेनियल भी कहते हैं, सुपीरियर को क्रेनियल भी कहते हैं। कि वो क्रेनियल क्या है? ये जो आपके ब्रेन जो आपकी कैविटी है स्कल, ठीक है, स्कल को क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्रेनियल भी कह सकते हैं कि जो आपके मतलब ऊपर की तरफ सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपके क्रेनियल आ जाएंगे, और जो इंफीरियर या उस कॉडल, इंफीरियर को कॉडल भी कहते हैं, ये वर्ड भी होता है। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? वो कॉडल आपके स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी टोटली एनेटमी है, ये काइनी में इसका इतना ज्यादा लिंक नहीं है, बट ये बीच में आएंगे, तो मैंने इस वजह से आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, प्रोक्सिमल अब क्या है? कि प्रोक्सिमल क्या है? जो पहले आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब जो ये शोल्डर है ये प्रोक्सिमल है एल्बो से, शोल्डर पहले है एल्बो बाद में। शोल्डर इज प्रोक्सिमल टू एल्बो, यानी कि एल्बो शोल्डर के बाद में है। ठीक है, और प्रोक्सिमल, और फिर क्या? डिस्टल। डिस्टल अगर हम देखें, अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि एल्बो जॉइंट इज डिस्टल टू शोल्डर जॉइंट, कि एल्बो जॉइंट जो है वो शोल्डर के बाद है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो मेरा फुट है इज डिस्टल टू नी। ठीक है, कि फुट क्या है? पहले नी है, बाद में फुट है ना, तो नी के डिस्टल क्या है? फुट है। पहले नी आता है और बाद में फुट आता है। इसी तरह अगर हम इसमें प्रोक्सिमल देखें तो क्या है? नी इज प्रोक्सिमल टू फुट। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि नी है जो है, अगर हम इस पिक्चर में देखें कि जो हमारा नी है वो प्रोक्सिमल टू फुट है, और जो फुट है वो क्या है? डिस्टल टू नी है, नी से नीचे है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसके बाद अगर हम प्लेन्स और एक्सिस की बात करें तो जो ये एनेटमिकल प्लेन्स कहते हैं इन्हें, जब एनेटमिकल प्लेन्स इसलिए इजाद वो बनाए गए ताकि एनेटमी पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ये आप लोगों को आपकी मैम ने बताया होगा कि इसी तरह फिर प्लेन्स बताए हुए जिसके अंदर मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली। जैसे अगर हम एक बात करें कि सैजिटल प्लेन है। सैजिटल प्लेन क्या है? कि अगर आपकी बॉडी को दरमियान से काटा जाए, ठीक है, दरमियान से काटा जाए, फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर,
इस वाली पिक्चर को अगर आप देखें तो क्या सैजिटल प्लेन बनेगा कि अगर आप एक बंदा सीधा खड़ा हुआ है, अगर आप लोग सीधे खड़े हुए हैं और मैं दरमियान से आपके ऊपर से लेकर आपको नीचे तक कट लगा देती हूँ कि आपकी एक बॉडी राइट की तरफ चली जाती है और एक बॉडी आपकी लेफ्ट की तरफ चली जाती है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये सैजिटल प्लेन हो जाएगा, ठीक है, सैजिटल प्लेन। और ये इस वजह से इसे क्यों सैजिटल प्लेन कहते हैं, सैजिटल सुचर की वजह से, ठीक है। ये आपके ब्रेन जो आपकी ये ठीक है, ये जो आपके ब्रेन के ऊपर हड्डी है, ठीक है, वॉल्ट है, जो स्कल है, उसके जो सबसे ऊपर ये जो अगर हम सबसे ऊपर हाथ लगाएं, ठीक है, दरमियान में सुचर होता है जिसने दो हड्डियों को आपस में जोड़ा हुआ होता है, ये दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसे कहते हैं सैजिटल सुचर। ये आप लोग आगे बहुत आगे जाके पढ़ेंगे। इसके थ्रू यहां से हम कट लगाते हैं हेड को और पूरा नीचे तक इंसान को काट देते हैं, ठीक है। तो एक इंसान राइट तरफ चला जाता है और एक लेफ्ट की तरफ चला जाता है। तो सैजिटल प्लेन ये है कि जो आपकी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर दे, वो आपके पास क्या हो जाएगा, सैजिटल प्लेन, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और अगर हम फ्रंटल प्लेन बात करें कि अगर एक इंसान इसी तरह सीधा खड़ा हुआ है और मैंने उसकी बॉडी को ऐसे काटा है कि एक उसका ये जो सामने मुंह की तरफ वाला पूरी बॉडी है वो आगे की तरफ गिर जाती है और ये जो पीछे कमर की तरफ से पूरी बॉडी है वो पीछे की तरफ गिर जाती है, मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अगर बॉडी डिवाइड हो जाती है, ठीक है, नेट में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंटल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये देखें, पिक्चर देखें अगर आप, तो फ्रंटल प्लेन क्या है कि मैंने बॉडी को ऐसे, ये जहां पे फ्रंटल लिखा है उस वाली जो लाइंस हैं वहां उसको देखें। फ्रंटल प्लेन ने क्या किया, आपकी बॉडी को ऐसे काटा है कि आपकी आगे वाली बॉडी आगे की तरफ चली गई है, पीछे वाली बॉडी पीछे की तरफ चली गई है, इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो गई है। तो ये क्या है, आपके पास फ्रंटल प्लेन हो जाता है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन अब क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या है कि आप खड़े हुए हैं और मैंने आपकी बॉडी को ऐसे दरमियान से काट दिया कि आपका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला गया और नीचे वाली बॉडी आपकी नीचे की तरफ रह गई है। ये जो दरमियान में स्क्वायर से दिखाया हुआ है ना कट करके, इस पिक्चर को फोकस करें। ट्रांसवर्स प्लेन में आपकी बॉडी आपकी सुपीरियर और इंफीरियर की तरफ चली गई है, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो गई है बॉडी, आपकी सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। अगर ये वाली अभी आपको ये चीज समझ आ गई होगी ऑब्वियसली, ठीक है। एक्सिस, एक्सिस का मैं आपको अभी बताती हूँ कि सबसे पहले आपको ये मूवमेंट याद कर लें, ये अभी लिख लें अपने पास, पॉइंट्स में लिख लें। मैं अभी आपको मूवमेंट्स बताने लगी हूँ, ये तो आपको मेमोराइज करनी ही करनी है कि सैजिटल प्लेन में ये मूवमेंट होती है, फ्रंटल प्लेन में ये मूवमेंट होती है और ट्रांसवर्स में ये मूवमेंट होती है। उसके बाद आपको एक्सिस भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये चीज याद कर लें कि सैजिटल प्लेन के अंदर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है, ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। मोस्टली कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। और आई होप आपको, अगर ये आप लोगों ने एनाटॉमी में ये चीजें पढ़ ली हैं। फ्लेक्शन जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अपनी कोनी को मोड़ रहे हैं, ठीक है, और अपने कंधे की तरफ लेके आ रहे हैं, ये कौन सी मूवमेंट है, ये फ्लेक्शन है। इसी तरह नी जॉइंट में भी ऐसे फ्लेक्शन होती है। अगर हम ये वाली पिक्चर में आपको दिखाऊं, ठीक है, ये फ्लेक्शन ऑफ लेग और एक्सटेंशन ऑफ लेग, टांग सीधी कर ली है। ये मूवमेंट कहां पे होती है, आपकी सैजिटल प्लेन के अंदर, ठीक है। और फ्रंटल प्लेन के अंदर आपकी कौन सी मूवमेंट होती है, एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। शोल्डर की भी हो सकती है वो आपकी टांग की भी हो सकती है। एबडक्शन क्या है, जो आप कहां जा रही हैं, साइड, अब मिड लाइन से लेटरल की तरफ अपनी टांग फॉर एग्जांपल लेके जा रहे हैं। जैसे अगर आप ये पिक्चर देखें एबडक्शन वाली, लेटरल की तरफ टांग लेके जा रहे हैं, अपनी मिड लाइन से दूर लेकर जा रहे हैं, दिस इज एबडक्शन, ठीक है। और मिड लाइन के करीब लेके आ रहे हैं, वो क्या हो जाए, एडक्शन। सो एडक्शन ऑफ एंड एडक्शन ऑफ थाई। इसी तरह ही कंधे को आप अपनी बाजू को लेटरल साइड पर लेके जा रहे हैं, दिस इज एबडक्शन ऑफ शोल्डर। और मिड लाइन के करीब लेके आ रहे हैं, दिस इज एडक्शन ऑफ शोल्डर, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है एबडक्शन एंड एडक्शन, ये होती है फ्रंटल प्लेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास रोटेशंस। अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं जिसमें आप देखें कि रोटेशन ऑफ आर्म लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो नीचे वाला एरो है उसे देखें, नीचे वाले एरो को,
ठीक है। सबसे पहले जो नीचे एरो है उसमें उसने जो एरो शो किया हुआ है वो शो किया हुआ है कि अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे आप अपनी बाजू को अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इंटरनल रोटेशन। और बाहर की तरफ अब रोटेट कर रहे हैं उसे, जो ऊपर वाला एरो देखें, तो दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, जो रोटेशंस है ना डिफरेंट, सारी रोटेशंस, ठीक है, ये। और सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या है कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन अब आपको पता चल गई होगी क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं और जो आपके हाथ हैं बिल्कुल स्ट्रेट फेसिंग फॉरवर्ड, दिस इज सुपिनेशन। ठीक है, सुपिनेशन आपकी हैंड्स पर हुई हुई है। और अगर आप अपने हैंड्स को मोड़ लेते हैं कि आपकी ये जो हाथ का बाहर वाली तरफ सामने आ जाती है, ठीक है, बाहर वाली तरफ, पाम नहीं, पामर रिस्पेक्ट नहीं, बाहर वाली सामने आ जाती है, तो दिस इज प्रोनेशन ऑफ हैंड। ठीक है, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है सैजिटल प्लेन में, एबडक्शन एंड एडक्शन होती है फ्रंटल प्लेन के अंदर, एंड रोटेशन होती है किसके अंदर, हमारी ट्रांसफर प्लेन के अंदर। और भी जो कुछ मूवमेंट्स हैं वो इनके अंदर होती हैं। वो जब आप लोग आगे आहिस्ता आहिस्ता, कुछ कुछ मूवमेंट्स हैं, स्पेशल मूवमेंट्स हैं जो कि किसी प्लेन में लाई कर रही होती हैं, और जब आप एनाटॉमी आगे प्रोसीड उसके अंदर करेंगे देन आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब जो एक्सिस की हम बात करें अगर, दिस इज एक्सिस, सेजिटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब जो सेजिटल प्लेन है, सेजिटल प्लेन में जो मूवमेंट होती है वो किस एक्सिस पे हो रही है, वो हो रही है फ्रंटल एक्सिस के ऊपर। सेजिटल प्लेन की जो मूवमेंट है उसमें जो एक्सिस है, सेजिटल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन सेजिटल प्लेन एंड फ्रंटल एक्सिस में हो रही है। ठीक है, और जो आपकी एबडक्शन एंड एडक्शन है वो क्या है, वो किस में हो रही है, फ्रंटल प्लेन एंड सेजिटल एक्सिस। ठीक है, और जो आपका रोटेशन है, ट्रांसवर्स प्लेन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये समझाऊं कि जिस तरह आप एल्बो को अपने कंधे की तरफ लेके आ रहे हैं, एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं, वो पिक्चर नहीं है इसके अंदर, या आप टांग की फ्लेक्शन ले लें। ठीक है, टांग को आप फ्लेक्स कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट पिक्चर है, फ्लेक्शन कर रहे हैं और नी को मोड़ रहे हैं, फिर उसे सीधा कर रहे हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्लेन कौन सा हो गया, ये तो आपका हो गया सेजिटल प्लेन। ठीक है, लेकिन जो अंदर एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड वो मूवमेंट हो रही है ना, जो जॉइंट पे आपके एक्सिस बन रहा है नी जॉइंट के ऊपर, वो एक्सिस क्या है, वो फ्रंटल एक्सिस है। ठीक है, मूवमेंट सेजिटल प्लेन में हो रही है बट एक्सिस आपका कौन सा हो रहा है, फ्रंटल एक्सिस। इसी तरह ही अगर आप एबडक्शन एंड एडक्शन खुद करके देखें, अपने जो कंधा है उस पर करके देखें कि पहले अपने बाजू को ऊपर लेके जाएं और फिर नीचे लेके आए, एबडक्शन करें एंड एडक्शन, नो डाउट वो क्या हो रहा है, प्लेन आपका कौन सा हो रहा है, फ्रंटल प्लेन। लेकिन जब आप देखें कि इस तरह करके मूवमेंट कर रहे हैं तो दरमियान में जो एक्सिस फॉलो हो रहा है वो कौन सा है, वो आपका कौन सा है, सेजिटल एक्सिस फॉलो होगा। ठीक है, इसी तरह रोटेशन जब हम कर रहे हैं, रोटेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशन के अंदर क्या हो रहा है आपका फॉलो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको देखना है। फॉर एग्जांपल अब आप सुपिनेशन एंड प्रोनेशन कर रहे हैं, ठीक है, हैंड की सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, अब वो ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर आप एक्सिस अपने इस ऊपर उंगली अपने रिस्ट पे रखकर देखें, ठीक है, रिस्ट पर जहां पे रिस्ट जॉइंट है आपका, उस पे रख के देखें और आप कर रहे हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन कर रहे हैं। ठीक है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन वैसे रिस्ट जॉइंट पे नहीं होती है, वो आपके रेडियोलर जॉइंट्स पे होती है। एनीवे आप ये करके देखें, या इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन करके देखें। आपको रोटेट जब भी आप ये अपने स्क्रूज, फॉर एग्जांपल अपना फिस्ट बनाए और स्क्रू जैसे खोलते हैं, वो करके देखें, वो रोटेशन ही हो रही है। तो देखें वो रोटेट इस तरह कर रहा है, लेकिन अगर आप एक लाइन ऊपर से पास करें, वो ऊपर से लेकर नीचे तक उसके दरमियान में पास हो रही होती है, तो वो एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको ये दिखाऊं, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट हो रही है। अब ये कौन सा है, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन, सेजिटल प्लेन एंड फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन एंड सेजिटल एक्सिस एंड ट्रांसवर्स प्लेन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये चीजें साथ साथ चलेंगी। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने इस पिक्चर में एक लिखा हुआ है स्लाइड में कि मूवमेंट जो है ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर, ठीक है, वो ग्रेविटी उसके अंदर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं हो रही होती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अपने
एल्बो को मूव कर रही हैं, कंधे की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है, फ्लेक्शन कर रही हैं एल्बो पर, तो क्या हो रहा है, आप जमीन आपको नीचे की तरफ खींच रही हो और लेकिन आप उसका अपना जो बाजू है उसके अगेंस्ट लेकर जाके फ्लेक्स कर रहे हैं उसे, ठीक है, तो ये एंटी ग्रेविटी आपकी मूवमेंट हो रही है। लेकिन जो ट्रांसवर्स प्लेन है, ठीक है, रोटेशन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कोई आप जमीन से अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो ट्रांसवर्स मसल हैं उनमें ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर जो वीक मसल्स होते हैं, जो एंटी ग्रेविटी काम नहीं कर सकते, उन मसल्स को बेसिकली ट्रेन किया जाता है। पहले उन्हें ट्रांसवर्स प्लेन में मूवमेंट्स करवाई जाती हैं कि वो ग्रेविटी जो है, ठीक है, उसके अंदर एंटी ग्रेविटी उन्हें काम ना करना पड़े, उन्हें पहले वहां पे ट्रेन करवाए जाते हैं, देन उन्हें एंटी ग्रेविटी के जो मसल्स हैं उन्हें एंटी ग्रेविटी वर्क करवाया जाता है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर इसके अंदर किसी को भी मसला है तो आप अपनी क्यूरीज व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, बट आई होप नहीं होगा, इतना मसले नहीं होंगे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि जब एनेटमी में आप लोग मूवमेंट्स पढ़ लें उसके बाद मैं ये एक्सिस और प्लेन्स का आपको बताऊं। ओके, थैंक यू क्लास।